आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है सभी का। हमारे सामने हैं टर्बो टाइम्स के कुछ अंश और इनमें देश दुनिया की कई अहम खबरें हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं टेक और बिजनेस वर्ल्ड से। एक बड़ी खबर आई है, सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई, जो एआई में दुनिया की जानी मानी कंपनी है, वो भारत में अपना पहला ऑफिस खोल रही है, दिल्ली में। ये तो काफी बड़ा कदम लग रहा है। हाँ बिल्कुल, कि उनका मकसद है एआई रिसर्च, डेटा साइंस, जॉब्स और यहाँ के टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। सरकार ने भी इसका स्वागत किया है। पर यहाँ एक और बात है जो शायद ज्यादा आकर्षक है। ओपन एआई का भारत आना सिर्फ एक कंपनी का विस्तार नहीं है, ये भारत के जो बड़े डिजिटल और एआई लक्ष्य हैं उनके साथ जुड़ता है। और सिर्फ टैलेंट पूल ही नहीं, भारत का जो विशाल और विविध डेटा सेट है उसकी पहुंच भी उनके लिए बहुत मायने रखती होगी उनके एआई मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, ये डेटा वाला एंगल दिलचस्प है। हाँ, तो ये स्थानीय प्रतिभा और इनोवेशन के लिए नए रास्ते तो खोलेगा, लेकिन ये भी है कि जो लोकल एआई स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये सहयोग भी ला सकता है और कड़ी प्रतिस्पर्धा भी। दोनों बातें हैं। हाँ, ये मुकाबला और मौके दोनों साथ साथ चलेंगे। अच्छा, इसी टेक से जुड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर साइड पर भी एक आंकड़ा आया है जो ध्यान खींचता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने सिर्फ जुलाई में, सोचिए एक महीने में 7,256 लोगों को करीब 2.25 करोड़ 2.72 करोड़ रुपए का रिफंड दिलाया। जी, और ज्यादातर मामले ई कॉमर्स और ट्रैवल से जुड़े थे। एक महीने के हिसाब से तो ये काफी असरदार लगता है। बिल्कुल असरदार है। और ये आंकड़ा आप देखें तो दो अहम बातें बताता है। पहली कि जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, खासकर ई कॉमर्स और ट्रैवल बुकिंग में, तो शिकायतें भी बढ़ रही हैं। ये स्वाभाविक है। और दूसरी जो शायद ज्यादा सकारात्मक बात है वो ये कि शिकायतों को सुलझाने के लिए जो सिस्टम बने हैं, जैसे ये हेल्पलाइन, वो काम कर रहे हैं। लोगों को वाकई राहत मिल रही है। ये उपभोक्ताओं में बढ़ती जागरूकता का भी संकेत है कि वो अपने अधिकार जानते हैं, और ये जानना जरूरी है कि ऐसी व्यवस्थाएं सिर्फ नाम की नहीं है, वो कारगर हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स वो बढ़कर 695.10 अरब डॉलर हो गया है। ये तो इकोनॉमी की मजबूती दिखाता है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व किसी भी इकोनॉमी को बाहरी झटकों से बचाता है, जैसे कोई ग्लोबल स्लोडाउन आ गया या करेंसी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। तो ये कुशन का काम करता है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है कि हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। और शायद इसी स्थिरता को ध्यान में रखते हुए आरबीआई का वो फैसला भी है कि महंगाई का लक्ष्य फिलहाल नहीं बढ़ाया जाएगा। ये भी खबर थी। हाँ बिल्कुल, ये उसी सोच को आगे बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि आरबीआई अभी ग्रोथ से ज्यादा महंगाई कंट्रोल पर फोकस कर रहा है? क्योंकि अक्सर ये डिबेट होती है कि ज्यादा सख्ती से महंगाई रोकने पर ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, और इकोनॉमिक्स में ये हमेशा की दुविधा है, ग्रोथ या स्टेबिलिटी। देखिए, दुनिया भर में महंगाई की चुनौतियां तो हैं, लेकिन आरबीआई का ये कदम दिखाता है कि उनकी अभी की प्राथमिकता घरेलू स्तर पर कीमतें काबू में रखना है, ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो, बिजनेस के लिए माहौल प्रिडिक्टेबल रहे। अच्छा। हाँ, ये सच है कि बहुत ज्यादा सख्ती ग्रोथ पर असर डाल सकती है, लेकिन आरबीआई शायद ये संकेत दे रहा है कि अभी के हालात में मूल्य स्थिरता एक मजबूत ग्रोथ की नींव रखने के लिए ज्यादा जरूरी है। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, कह सकते हैं। समझ गए, एक संतुलन बनाने की कोशिश। ठीक है, तो हमने टेक, कंज्यूमर राइट्स और आर्थिक स्थिरता पर बात की। अब थोड़ा चलते हैं राजनीति और शासन की तरफ। बिहार से दो बड़ी खबरें हैं जिन पर काफी चर्चा हुई। पहली तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या ठीक करवाने के लिए नागरिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना दावा पेश करने के लिए। जी। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत बताया है। ये जो वोटर लिस्ट और आधार वाला मामला है, इसके कई पहलू हैं। एक तरफ तो ये लगता है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और लोगों के लिए प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश है। आधार इस्तेमाल करने से प्रक्रिया आसान हो सकती है, खासकर उनके लिए जिनके पास दूसरे दस्तावेज जुटाने में मुश्किल होती है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा अक्सर होता है ऐसे तकनीकी दखल के साथ, इसे लागू करने में निष्पक्षता और सबसे जरूरी नागरिकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा, ये पक्का करना एक बड़ी चुनौती होगी। राजनीतिक नजरिए अलग अलग है, इसे सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं माना जा रहा। सही कहा, इसके राजनीतिक मायने भी साफ दिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी खबर भी बिहार से ही है और ये विकास और राजनीति के मेल को दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक बड़े पुल का उद्घाटन किया,
6 लेन वाला औंता सिमरिया गंगा ब्रिज। हाँ, ये भी काफी चर्चा में रहा। बताया गया है कि इस मौके पर एक बहुत बड़ा रोड शो हुआ, हजारों लोग आए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। ये सिर्फ एक पुल का उद्घाटन तो नहीं लग रहा। नहीं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है। ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जाहिर है कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, व्यापार, आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। खासकर बेगूसराय जैसे इलाके के लिए ये पुल वहां की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स को सीधे नेशनल हाईवे से जोड़ेगा। इसका आर्थिक असर तो दिखेगा आने वाले सालों में। नीतिक एकता और शक्ति प्रदर्शन का भी प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को राजनीतिक लक्ष्यों से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, सामाजिक पहलू की बात करें तो गुजरात से खबर है। एबीवीपी जो छात्र संगठन है, उसने एसबीआई फाउंडेशन के साथ मिलकर कॉलेजों में फ्रीडम फेलोशिप शुरू की है। इसे यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप भी कहा जा रहा है। मकसद बताया गया है कॉलेज छात्रों को ग्रामीण सेवा और सामाजिक नेतृत्व के लिए तैयार करना। हाँ, ये एक ध्यान देने लायक पहल है। ये युवाओं को देश की जो जमीनी हकीकत है उससे जुड़ने का एक प्रयास है। उनमें सामाजिक समस्याओं के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना जगाने की कोशिश है। इस तरह के जो फेलोशिप प्रोग्राम होते हैं वो युवाओं को किताबी दुनिया से बाहर निकालकर असल दुनिया की चुनौतियों से मिलवाते हैं और उन्हें समाधान खोजने, लीडरशिप करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये युवा सशक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी की दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है, बस इसका क्रियान्वयन प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं खेल जगत की तरफ। यहाँ भी माहौल काफी गर्म है और कुछ घटनाएं तो वाकई दिलचस्प हैं और थोड़ी अप्रत्याशित भी। जैसे एशिया कप 2025 से ठीक पहले ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी जो बड़ी रियल मनी गेमिंग कंपनियां हैं, उन्होंने अपने कैश गेम्स मतलब पैसे वाले जो खेल होते हैं वो अस्थायी तौर पर बंद कर दिए हैं। हाँ, ये अचानक हुआ। और इसका असर कहा जा रहा है टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप पर भी पड़ रहा है। ये क्यों हुआ अचानक? हाँ, ये खेल और व्यापार दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण घटना है। इन फैंटेसी गेमिंग एप्स का यूं अचानक कैश गेम्स बंद करना, ये शायद इस सेक्टर में बढ़ती रेगुलेटरी अनिश्चितता का संकेत है। इसका असर सिर्फ इन कंपनियों के बिजनेस पे ही नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं, ये क्रिकेट की पूरी इकोनॉमी, खासकर स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू पर सीधा असर डाल रहा है। टीम इंडिया की जर्सी जैसी हाई प्रोफाइल स्पॉन्सरशिप का प्रभावित होना दिखाता है कि ये मामला कितना गंभीर है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है इसमें। और शायद इसी उथल-पुथल से जुड़ा हुआ है बीसीसीआई की जो चयन समिति है और स्टाफ, उसमें भी बड़े बदलाव की तैयारी की खबरें हैं। हाँ, ये खबरें भी आ रही हैं। चर्चा है कि किसी ऐसी अनुभवी खिलाड़ी को नेशनल सिलेक्टर बनाया जा सकता है जिसने 3 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती हो। क्या ये चयन प्रक्रिया में किसी बदलाव का संकेत है? संभवतः हाँ। बीसीसीआई में बदलाव और खासकर एक कामयाब आईपीएल अनुभव वाले खिलाड़ी को चयन समिति में लाने की बात, ये शायद टीम सिलेक्शन प्रोसेस में एक नया नजरिया लाने की कोशिश हो सकती है। ज्यादा समकालीन, शायद T20 फॉर्मेट पर ज्यादा फोकस वाला। आईपीएल ने सिर्फ खेल का फॉर्मेट ही नहीं बदला, इसने टैलेंट पहचानने का और प्रेशर में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को परखने का एक बड़ा मंच दिया है। हाँ, ये बात तो है। तो ये कदम शायद उसी अनुभव का फायदा उठाने की सोच हो सकती है। अब देखना ये होगा कि इस बदलाव का टीम की परफॉर्मेंस और स्ट्रेटजी पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, महिला क्रिकेट के लिए भी एक अच्छी खबर है। 2025 में जो महिला क्रिकेट विश्व कप होना है, उसके सेमीफाइनल और फाइनल मैच अब मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होंगे। ये तो महिला क्रिकेट के बढ़ते कद को दिखाता है। टूर्नामेंट के सबसे अहम मैच मुंबई जैसे बड़े क्रिकेट सेंटर में होना, ये भारत में महिला क्रिकेट की जो लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और बीसीसीआई उसे जो महत्व दे रहा है उसे साफ दिखाता है। ये सिर्फ महिला खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि देश भर में उनके फैंस के लिए भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। इससे खेल को और बढ़ावा मिलेगा। और व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो खेल जगत से और भी अच्छी खबरें हैं। शूटिंग में एला वेनिल वालारिवान ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, शानदार प्रदर्शन। और शतरंज के फैंस के लिए भी एक खास खबर है। विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्पारोव के बीच मुकाबला होने वाला है चेस 960 फॉर्मेट में। इसे फिशर रैंडम शतरंज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खेल शुरू होने पर मोहरों की जो पारंपरिक पोजीशन होती है वो नहीं होती। अच्छा। कुछ नियमों के तहत उनकी शुरुआती जगह रैंडमली मतलब बेतरतीब ढंग से तय होती है। अच्छा, तो हर गेम अलग। हाँ, काफी हद तक। इससे क्या होता है कि खिलाड़ियों ने जो ओपनिंग रट रखी होती है वो काम नहीं आती। उन्हें खेल की शुरुआत से ही अपनी समझ और क्रिएटिविटी पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। तो आनंद और कास्परव जैसे दिग्गजों को इस फॉर्मेट में देखना यकीनन बहुत रोमांचक होगा। पंजाब के होशियारपुर से एक बहुत दुखद खबर है।
एक एलपीजी टैंकर में विस्फोट हुआ जिससे भीषण आग लग गई। इसमें दुर्भाग्य से 2 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन राहत कार्य में लगा है। होशियारपुर की ये घटना वाकई बहुत दुखद है और ये हमें याद दिलाती है औद्योगिक सुरक्षा के बारे में, खासकर जब एलपीजी जैसी खतरनाक चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग हो रहा हो। इसमें कितने गंभीर जोखिम जुड़े होते हैं। ऐसे हादसों में तुरंत राहत कार्य तो सबसे ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही घटना के कारणों की पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच, ताकि पता चले कि चूक कहाँ हुई और भविष्य में ऐसी भयानक घटनाएं रोकी जा सकें। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये सुरक्षा नियमों और उनके पालन पर सवाल है। हाँ बिल्कुल। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका से खबर है कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति को सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप में हिरासत में लिया गया है। ये घटनाक्रम श्रीलंका में जो पिछले कुछ सालों से राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल चल रही है, उसी संदर्भ में देखना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तरह देखा जा सकता है। शायद जनता के दबाव का नतीजा हो, लेकिन ये देश में जो पहले से राजनीतिक अस्थिरता है, उसे और गहरा भी कर सकती है। तो इस पर नजर रखनी होगी कि इसके आगे कानूनी और राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं और क्या ये वाकई सिस्टम में सुधार की तरफ जाता है। इसी के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए।